दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए टेस्ट सीरीज। और आज जिस टेस्ट को हम देखने वाले हैं वो है ध्येय आईएएस का टेस्ट 4। तो हम आज यहाँ पे टेस्ट 4 को डिस्कस करेंगे, इसका पूर्ण एनालिसिस करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे टोटल 140 प्रश्न होंगे। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। जो करंट अफेयर्स शामिल किया गया है वो अप्रैल 2023 का है। तो हम आज इस टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस थोड़ी गैप में आ रही हैं, लेट हो जा रहा है। कोशिश रहेगी अब मेरी आगे से कि मैं डेली कम से कम एक टेस्ट पेपर की वीडियोस लेकर के आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हैं किसी टाइप्स की मैं और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियोस को लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है इसका कि कार्ड्स अल्मेडा काफिला। देखिए, जो कार्ड्स अल्मेडा काफिला है ये व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों के द्वारा लागू की गई थी। देखिए, ये जो व्यवस्था है ना, इसको लागू किया गया था हिंद महासागर में, परंतु ये फ्रांसीसियों ने नहीं लागू किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसको पुर्तगालियों ने लागू किया था। तो इस प्रकार तो इसका अभिकथन गलत हो गया। रीजन है इसका कि इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। देखिए, इसका कारण बिल्कुल सही है, परंतु अभिकथन इसका गलत है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा। देखिए, जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में ये था कि ये लोग परमिट जारी करते थे। कार्ड्स अल्मेडा काफिला में होता क्या था कि इसमें एक परमिट जारी किया जाता था। इससे क्या होता था कि अगर आप मतलब कोई भी भारतीय जहाज हो या अरबी जहाज हो, अगर उसको हिंद महासागर पार करना है या अरब सागर में उसको जाना है पार करके, तो वो बिना कर दिए वो नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली ये जो पुर्तगाली थे, इनका एक अधिकार था, इसको ये बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को लागू किए थे। इसके तहत जो अकबर थे, भारत में अकबर को भी कर देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। देखिए, जो चौथ कर मराठा लोग वसूलते थे वो सिक्योरिटी टैक्स होता था। उसके तहत वो लोग आक्रमण और लूटपाट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लेते थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और ये जो चौथ लेते थे, वो जो टोटल कर होता था उस कर का 1/4 होता था, उपज का 1/4 हिस्सा जो है वो लोग चौथ के रूप में वसूलते थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए, जो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह तो इनका नाम था, रंगीला इनको उपनाम दे दिया गया था। इसके तहत क्या होता है कि इनके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड है कि यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, ये जो है मयूर सिंहासन जो था, तख्ते ताउस कहा जाता था, उस पर बैठने वाले ये अंतिम मुगल सम्राट थे। क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और नादिर शाह जब यहाँ से जाता है भारत से, तो वो तख्ते ताउस अपने साथ लूट करके लिए जाता है। इस वजह से ये बैठने वाले अंतिम सम्राट थे। सी है कि इनके शासन काल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। जी बिल्कुल सही है, अभी हमने कहा नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और उसने ही जो है बहुत सारा जो लूट करके ले गया था, उसी में से ये मयूर सिंहासन भी ले गया था। डी है कि इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की व्यवस्था सुविधा दिया था। देखिए, ये गलत है। जो बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दिया था, ये मोहम्मद शाह रंगीला ने नहीं दिया था, बल्कि ये फर्रुख सियर ने दिया था। ये व्यवस्था दिया था फर्रुख सियर ने। तो ये डी वाला तो गलत हो गया, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सुगौली की संधि का संबंध किस युद्ध से था? देखिए, जो सुगौली की संधि हुई थी, ये संधि हुई थी आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का जो समापन है वो सुगौली के संधि से हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। इसी के समय में जो है वो सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? इनकी स्थापना के हिसाब से बताना है। तो देखिए, जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1867 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बंबई में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। तो वो आत्माराम पांडुरंग थे इनके संस्थापक।
सेकंड है तत्वबोधिनी सभा। देखिए जो तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में हुआ था और ये भी बंबई में ही हुआ था और इसके जो संस्थापक थे तत्वबोधिनी सभा के, ये सभा जो इसकी बंबई में, इसकी कलकत्ता में स्थापना हुआ था। इसका स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और थर्ड है इसमें परमहंस मंडली। देखिए जो परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 में हुआ था और ये बंबई में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। फोर्थ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। तो अगर हम इसको कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ब्रह्म समाज आएगा, 4 आएगा। ब्रह्म समाज के बाद से फिर तत्वबोधिनी सभा आएगी, 2। उसके बाद से परमहंस मंडली, फिर जो है प्रार्थना समाज। तो इस हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सेकंड है वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। थर्ड है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था और ये बहुत लंबा विद्रोह चला था। 1760 से लेकर के 1800 तक था ये विद्रोह और इसी विद्रोह की जो कथा वस्तु थी उसी पे आनंद मठ की रचना होती है और इसकी रचना जो करते हैं आनंद मठ की वो बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं और जो वंदे मातरम गीत लिया गया है वो इसी से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वायसराय में से कौन सा एक साहित्यकार एक कवि भी था। तो कौन सा ऐसा वायसराय था जो एक तो साहित्यकार था और वो कवि भी था और जो अपनी रचनाएं जो है वो ओवेन मेरेडिथ नाम से लिखता था। देखिए जो ओवेन मेरेडिथ नाम से जो अपनी रचनाएं लिखता था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन जो है ये साहित्यकार भी था और एक कवि भी था। इसका जो भारत में गवर्नर जनरल का पीरियड है वो 1867 से लेकर के 1880 के बीच में रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लॉर्ड लिटन के समय में वो 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड लिटन से ही संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन लिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की जो स्थापना है वो विदेश में हुई है। तो कौन सा संगठन जिसकी स्थापना विदेश में हुई है देखते हैं। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है ये 1942 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं वो थे रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और ये जापान में हुआ था। तो यद्यपि इंडिया से बाहर हो गया, इसका जो उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का वो भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। सेकंड है इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखिए जो इंडिया होम रूल सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में हुआ था और ये हुआ था लंदन में। इसको लंदन में स्थापित किया गया था और इसको स्थापित किसने किया था तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना किया था और इसका भी उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देना। थर्ड इसमें यूनाइटेड इंडिया हाउस। देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस है इसकी भी स्थापना जो है किया गया था सिएटल यूएसए में। ध्यान रखिएगा, सिएटल यूएसए में किया गया था इसकी स्थापना 1908 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे तारक नाथ दास एंड जीडी कुमार। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही संस्थाएं जो हैं इनकी स्थापना विदेशों में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। देखिए जो सत्य शोधक समाज, पहले तो हम इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सत्य शोधक समाज है इसकी जो स्थापना है किसने किया था, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना महाराष्ट्र में किया था और किस सन में किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 1873 में इसकी स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना इनकी जो है मुख्य उद्देश्य था। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत प्रमुख रचना है गुलामगिरी, वो भी ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था। देखिए, जो एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये उन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय में इन्होंने दिया था। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 5 सितंबर 1920 को इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो पहला है कि अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की जो संख्या थी वो 5 थी। सेकंड है, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। देखिए, अगर इसका जो सही जवाब होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। थोड़ा इनका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, अशोक के समय जो मौर्य काल में प्रांतों की जो संख्या थी, टोटल 5 प्रांत थे और उन 5 प्रांतों का नाम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पूर्वी प्रांत था, जो पूर्वी प्रांत था, उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। उसके बाद से था कलिंग। कलिंग जो प्रांत था, इसकी राजधानी तोसली थी। थर्ड था अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। और फोर्थ था उदयच, जिसको उत्तरापथ कहा जाता था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और फिफ्थ नंबर पे था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। इस प्रकार इनके राज्य में जो है वो 5 प्रांत थे। और जो इनका मास्की का लघु शिलालेख मिला है, उसमें अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो इसका अभिकथन है कि सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि जो सरस्वती नदी थी ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। और ये जो सरस्वती नदी है, इसको ऋग्वेद में मातेतमा, ये भी ध्यान रखिएगा, मातेतमा, देवोत्तमा और नदीतमा, इन नामों से बुलाया गया है। कारण है कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। देखिए, नहीं, जो सरस्वती नदी इसका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो आर इसका तो गलत हो गया, अभिकथन ए सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक नदी का उल्लेख हुआ है, जो सर्वाधिक नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, वो तो है सिंधु नदी, वो सिंधु नदी है। और गंगा नदी का जो उल्लेख है वो केवल 1 बार किया गया है और 3 बार यमुना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक के शासन के राज सभा में निवास करते थे। देखिए, ये प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे हरिभद्र, और एक किसके शासन काल में निवास करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा धर्मपाल। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल जो है ये पाल वंश का महान शासक है। ध्यान रखिएगा, ये पाल वंश का महान शासक है। और पाल वंश की स्थापना किसने किया है, तो वो गोपाल ने किया है। गोपाल ने इसकी स्थापना जो है वो 750 से 770 के बीच में था इसका शासनकाल, इसने इसकी स्थापना किया था। और धर्मपाल जो है उसका महान शासक है। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला तथा सोनपुरा जो बिहार है उनकी स्थापना किया था। और इन्हीं के दरबार में जो बौद्ध लेखक हरिभद्र थे वो निवास करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर जो है वो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो देखिए, जो गैर मुस्लिम कृषकों से कर लिया जाता था उसको कहा जाता था खराज। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। जजिया कैसा कर था, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स क्या था, तो ये लूट का जो धन होता था उसको खुम्स कहा जाता था। जकात क्या था, तो जकात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जकात। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना पहले घटित हुई थी, कौन सी घटना बाद में, इसी क्रम में हमें देखना है। इसका जो सही जवाब होगा 15 का, देखिए वो हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, तो ये 1928 में आती है। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। फिर आता है क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। उसके बाद वेवेल प्लान आता है 1945 में। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा सही क्रम में लगा हुआ वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? देखिए जो गीता का उल्लेख महाभारत में मिलता है वो भीष्म पर्व में मिलता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मुगल कालीन पद दिए हुए हैं और उनके कार्य दिए हुए हैं। देखिए जो खुफिया नवीस होता था, खुफिया नवीस का कार्य होता था गुप्त पत्र लिखना, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो वाकिया नवीस होता था उसका काम होता था सूचना अधिकारी, सूचना देने का काम होता था। और मीर बर जो होता था उसको वन अधीक्षक कहा जाता था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और मुशरिफ, देखिए जो मुशरिफ होता था ये समाचार लेखक नहीं होता था। समाचार लेखक कौन होता था? तो उसको हम सवानी निगार कहा जाता था, सवानी निगार कहा जाता था। और मुशरिफ जो होता था इसका कार्य होता था सहलेखाकार, सहलेखाकार। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया था? तो शेर खान ने जो हुमायूं को पराजित किया था, पराजित करने के उपरांत वो आगरा और दिल्ली पर अधिकार करता है, तो वो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध था। बिलग्राम का युद्ध जो कब हुआ था, तो इसका डेट भी याद रखिएगा, ये 17 मई 1540 को हुआ था। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, ये भी शेर खान और हुमायूं के मध्य ही था और ये हुआ था 1539 में। और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये दोनों ही जो युद्ध थे ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे। चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय थे, इनके साथ बाबर थे। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था इसमें अफगान थे और इनके साथ जो है वो बाबर, जिसने मुगल वंश का नींव रखा था, इसके बीच हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो दिए हुए जो शब्द है इसे बताना है कौन सा जो है वो सूफी विचारधारा से संबंधित है। देखिए मुरीद, मुरीद जो है ये सूफी विचारधारा के तहत जो गुरु होते थे उनसे जो लोग उनसे शिष्यता अपना ग्रहण करते थे उनको मुरीद कहा जाता था। एक प्रकार से अगर देखें तो मुरीद क्या होता था, ये शिष्य होता था, ये एक शिष्य होता था। जो सूफी जो गुरु होते थे उनका जो शिष्य होता था उसको मुरीद कहा जाता था। खानकाह क्या था, तो ये जिन आश्रमों में निवास करते थे, जहाँ पे निवास करते थे उनको जो है खानकाह कहा जाता था। और बाशरा और बेशरा ये दो वर्ड आता है सुनने में, और ये दोनों जो हैं वो सूफी के धर्म संघ से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही शब्द जो है वो सूफी विचारधारा संबंधित है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो पल्लव शासकों की बात किया जा रहा है। पहली चीज तो जो पल्लव वंश थे इसके जो संस्थापक थे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने जो है पल्लव वंश की स्थापना किया था। और इसके जो सबसे फेमस था वो महेंद्र वर्मन था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसका जो कालक्रम है ये 600 से लेकर के 630 रहा है, ईस्वी में रहा है। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम और इसका जो शासन काल होता है वो 630 से लेकर के 668 ईस्वी के बीच में होता है। इसके बाद परमेश्वर वर्मन आता है प्रथम, इसका जो शासन होता है वो 670 से लेकर के 700 के बीच में होता है। और उसके बाद आता है नंदी वर्मन सेकंड, इसका जो शासन काल होता है 731 से लेकर 796 ईस्वी के मध्य आता है। तो यहाँ पे जो सबसे अंतिम में आ रहा है वो नंदी वर्मन आ रहा है, इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो फरेजी आंदोलन, देखिए जो फरेजी आंदोलन था ये 1819 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फरीदपुर बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये फरीदपुर बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके नेता थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाजी शरीयतुल्लाह एंड दादू मियाँ। दादू मियाँ इसके जो है नेता थे। तायूनी आंदोलन देखिए जो हुआ था ये हुआ था ढाका में। कहाँ पे हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था और ये 1890 में नहीं हुआ था, ये गलत है, ये 1839 में हुआ था। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो सही जवाब इसका यहीं पे मिल गया, बी हो जाएगा। लेकिन और भी हम ऑप्शन को चेक करते हैं। अलीगढ़ देखिए जो आंदोलन हुआ था, सॉरी ये भी इसके नेता देख लेते हैं। तो तायूनी जो आंदोलन था ये 1839 में ढाका में हुआ था और इसके जो नेता थे वो करामत अली थे, करामत अली इसके नेता थे।
नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ में हुआ था, 1875 में हुआ था और इसके नेता जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। तो जो सर सैयद अहमद खां इसके नेता थे। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन जो हुआ था वो फरीदकोट में हुआ था, 1889-90 के बीच में हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे गुलाब अहमद थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मिर्जा गुलाब अहमद जो इसके नेता थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां जो है वो उत्कीर्ण मिलती हैं? देखिए जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश की जो स्थापना, इसकी वंश की जो स्थापना किया था वो कुजुल कडफिसेस ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो कुजुल कडफिसेस ने इसकी स्थापना किया था। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कनिष्क था, और कनिष्क ने ही सबसे शुद्ध जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कुषाण वंश का हुविस्क शासक था उसने जो है जो सिक्के जारी किए थे उस पे शिव, स्कंद तथा विष्णु की आकृतियां थी, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, हुविस्क। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? देखिए जो गुप्त शासन में पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दंड पाशिक कहा जाता था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, दंड पाशिक कहा जाता था। देखिए जो महादंड नायक होता था ये न्यायाधीश होता था, महादंड नायक जो है वो न्यायाधीश होता था। और महाबलाधिकृत जो होता था इसको सेनापति को कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन इसका अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कारण है यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। तो देखिए यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा, दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। जो अरुण ग्रह है उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि वो अपनी धुरी पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इस वजह से जो है इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और ये जो अरुण ग्रह है ये सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये अपना जो परिक्रमा करता है या जो अपने पे जो घूमता है ये घूमता है पूर्व से पश्चिम घूमता है। और पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, परंतु ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण नहीं है? तो दो घास के मैदान होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय होता है, शीतोष्णकटिबंधीय होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय नहीं है। देखिए जो पंपास है, पंपास जो घास का मैदान है ये ब्राजील का है। और ये कहाँ पे है? पहली चीज तो ये भी ध्यान लेते, ये ब्राजील में है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका तो सही जवाब ए हो जाएगा। सही जवाब तो हमें यही मिल गया, क्यों? क्योंकि पंपास जो है वो उष्ण कटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ब्राजील में है। इसके अलावा जो है जैसे लानोस कहाँ पे है? तो ये वेनेजुला में है, वेनेजुला में लानोस है। और पाकलैंड जो है ये अफ्रीका में है। और सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में है। तो ये जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मुलाव मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, ये वायुमंडल में किस संरचना में पाए जाते हैं? देखिए जो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स जो मेघ है ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल का जो विस्तार है वो औसतन 12 से लेकर 50 किलोमीटर के अराउंड है। और ये जो बादल हैं यहीं पे ही जो है वो नैक्रियस क्लाउड्स भी पाए जाते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो हम असत्य कथन यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। तो पहला है मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मिशिगन झील जो है पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील जो आती है ना, जैसे कि जो ग्रेट लेक्स होते हैं, ग्रेट लेक्स में कितनी लेक्स होती हैं? जैसे ग्रेट जो लेक्स है इसमें टोटल 5 लेक्स होती हैं। 5 लेक्स कौन कौन सी हैं? तो एक तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है।
ये 5 झीलें जो हैं वो ग्रेट लेक्स में आती हैं और इसमें जो मिशिगन झील है वो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। सेकंड है टिटिकाका झील, बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। देखिए बिल्कुल सही, जो टिटिकाका झील है ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और थर्ड है फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। देखिए फिनलैंड में इतनी ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, एक तो अनुमान है यहाँ पे कि 1,68,000 के अराउंड झीलें हैं। इसी कारण से जो फिनलैंड है इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सारे ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? देखिए जो गरजती चालीसा है ना, जैसे गरजती चालीसा आएगा, प्रचंड पचासा आएगा, चीखता साठा आएगा, ये सभी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें होती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, तो वो इतनी आवाज करती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है। तो ये पछुआ पवनों का नाम है, जैसे 40 डिग्री पे जो 40 डिग्री अक्षांश है वहां पे इनको चालीसा कहा जाएगा, 50 पे चीखता साठा कहा, प्रचंड पचासा कहा जाएगा, 60 पे इनको चीखता साठा कहा जाएगा। तो जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में जिस देश की राजधानी पड़ती है वो है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो ये जो सूर्य की किरणें आती हैं और जो परावर्तित होकर वापस चली जाती हैं उसको जो है एल्बिडो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उनको एल्बिडो कहा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे एल्बिडो का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कहाँ से सबसे कम प्रकाश परिवर्तित होता है। तो देखिए जो जितना सरफेस चिकना होगा वहां से उतनी जल्दी जो है वो किरणें परावर्तित हो जाएंगी, जितना उबड़ा खबड़ा होगा वहां से कम होंगी। और जो मरुस्थल होगा यहाँ से भी ज्यादा होंगी, हिम टोपी बहुत ज्यादा चिकनी होती है यहाँ से ज्यादा होंगी, प्रवाल सागर से भी ज्यादा होगा, और जो गहरे महासागर हैं यहाँ से कम परावर्तित हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो छिछले सागर होते हैं उनसे ज्यादा किरणें परावर्तित हो जाती हैं इन कंपेयर टू गहरे महासागर। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब यहाँ पे होगा वो ए हो जाएगा। गहरे सागर से कम सूर्य की जो प्रकाशीय किरणें होती हैं वो परावर्तित हो पाती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है? यहाँ पे जनजातियां दी हुई हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। देखिए जो सेमांग जनजाति है ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में नहीं, ध्यान रखिएगा। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। माओरी जो जनजाति है, माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ये गलत लिखा हुआ है तो मैंने इसको मैच कर दिया। बोरो जो जनजाति है ये ब्राजील में पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और बंतु जो जनजाति है देखिए ये श्रीलंका में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? देखना है, विचार करना है, बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। सेकंड है, आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। देखिए जो हमारे संविधान में डीपीएसपी को हमने शामिल किया, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये है संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद जो है इनका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है और इसमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो इसमें जो है हमने जो ग्रहण किया है डीपीएसपी को, ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ये तो बिल्कुल सही है कि इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। परंतु जो आयरलैंड का संविधान है उसने इसे जो है वो अमेरिका के संविधान से नहीं लिया है, ये गलत है। उसने इसको जो है स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो स्पेन के संविधान से लिया है तो सेकंड वाला तो गलत हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे 2 कथन दिए हैं जिनको एक में अभिकथन दूसरा कारण है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अभिकथन है, आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। कारण है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो हमारे संविधान में आपात की बात किया गया है वो हमारे संविधान का भाग 18 में आपातकाल की बात किया गया है। और जो अनुच्छेद है 352 से लेकर के 360 तक,
इसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की बात किया गया है। एक तो राष्ट्रीय आपात की बात किया गया है, एक राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है और एक वित्तीय आपात की बात किया गया है। तो आपातकाल में होता क्या है कि जैसे इसकी उद्घोषणा होती है तो इसका जो राजनीतिक तंत्र होता है उस पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होता है, क्योंकि उस समय होता क्या है कि जो भी राज्य का जो भी नियंत्रण होता है वो केंद्र के हाथों में आ जाता है, केंद्र उस पर प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करिए। देखिए संसद में जो बजट पारित होने की बात किया गया है इसके बारे में क्रम से लगाना है हमें। तो देखिए जो बजट, पहली चीज तो संसद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है और इसके लिए जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। और बजट जो पारित होता है ये टोटल 6 चरण होते हैं, 6 चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद से उस पर आम बहस होती है, उसके बाद से विभागीय समितियों के द्वारा उसकी जांच होती है, उसके बाद से अनुदान की मांग किया जाता है, अनुदान की मांग के बाद से विनियोग विधेयक पारित होता है और लास्ट में जो है फिर वित्त विधेयक पारित होता है। तो अगर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, इसका सही जवाब। पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट दिया है और उनके स्थापना का वर्ष दिया है। देखिए जो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना है जो ये 1868 में नहीं हुआ था, ये गलत है, इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब तो ए ही हो गया क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अन्य को भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1871 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। जम्मू कश्मीर 1928 में और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। सेकेंड है कि इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में है, तो पहली चीज तो जो वित्त आयोग है इसकी बात बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है और इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 5वें वर्ष, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेकंड वाला कह रहा है ना कि चौथे वर्ष, तो चौथे वर्ष नहीं होता है, ये 5वें वर्ष। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5वें वर्ष में या अगर आवश्यकता पड़ रही तो उससे पहले भी वित्त आयोग के गठन करता है। और ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे तो इसका फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा 35 का वो हो जाएगा ए, केवल एक कथन जो है इसका सही है। देखिए जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे फर्स्ट, वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, वोहरा समिति का संबंध है। देखिए जो वोहरा समिति है इसका संबंध जो है वो राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो सांठगांठ होती है उनकी जांच करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा और इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय है उसने 2018 में अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जिसके जज थे जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। इसमें उल्लेख किया गया कि आधार का मेटा डेटा जो है उसको 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय था, इसलिए ये जो है आधार से संबंधित था, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम द्वारा किया जा सकता है। देखिए तो ईवीएम द्वारा किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में जो अधिकतम प्रत्याशियों का चुनाव होगा वो टोटल 64 होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा 64, क्योंकि जो ईवीएम मशीन होती है ना, ईवीएम मशीन में टोटल जो है वो 16 बटन होते हैं, टोटल 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक साथ अधिकतम जो है वो केवल 4
ईवीएम का ही प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें कितने प्रत्याशी, तो ये 64 आ जाएगा। तो टोटल 64 प्रत्याशी का जो है चुनाव संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन जो है वो इकोटोन का उदाहरण है, ये बताना है। देखिए जो इकोटोन होता है, इकोटोन दो पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं उनके जो बीच का जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है, जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र एक ये हो गया, इनके जो बीच का जो ये संक्रमण वाला एरिया होता है इसको इकोटोन कहा जाता है। और इकोटोन की जो बायोडायवर्सिटी होती है ना, ये इन दोनों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे और ये जो घटना होती है, परिघटना होती है, इसको एज इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें जो है घास भूमियां भी आती हैं, ज्वार नदमुख भी आता है और नदी तट भी आता है, तीनों ही आते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न देशों में से किस देश की समुद्र तट रेखा नहीं है। देखिए जिन देशों की समुद्र तट रेखा नहीं होती उनको लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बोलीविया। बोलीविया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोलीविया जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका का एक और देश है जिसका नाम है पराग्वे। तो पराग्वे भी जो है ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो करमेडेक गर्त जो है, करमेडेक गर्त है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो इसका तो सही जवाब ए हो गया। और को भी देख लेते हैं। देखिए जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ये प्यूर्टो रिको जो गर्त है ये अटलांटिक महासागर में है। और यूरेशियन बेसिन जो ये आर्कटिक महासागर में है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक विषय जो संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए युद्ध और संधि, ये तो संघ जो है ये संघ सूची से संबंधित है। कृषि सिंचाई एवं सड़कें, देखिए कृषि सिंचाई एवं सड़कें ये जो है ये राज्य सूची से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। और भी है हवाई मार्ग हो गया, डाक तार हो गया, टेलीफोन हो गया, बैंक, बीमा, खाने, ये सभी जो है वो संघ सूची से संबंधित है, ना कि राज्य सूची से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी हो पहले। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया गया है वो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक किया गया है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के जो स्वतंत्रता और शक्तियां इन सभी का वर्णन जो है इन्हीं के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं वो है टोटल 7। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। टोटल वैसे कितने हैं, तो टोटल तो 9 है पड़ोसी देश, जिनमें से 7 का जो एक ट्रिक है बचपन में एमबीए, ये एकदम क्रम वाइज है। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इनकी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा बचपन में एमबीए। तो ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। इसके अलावा भी 2 देश हैं जिनका नाम है मालदीव और श्रीलंका। ये मालदीव और श्रीलंका जो हैं ये 2 हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां दिया हुआ है, कौन महाराष्ट्र राज्य में नहीं है। तो देखिए बालाघाट पहाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। परंतु मैकाल पठार जो है ये जो है महाराष्ट्र में नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जो मैकाल पठार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसका जो मैकाल पठार, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक इसी का सर्वोच्च शिखर है। और अमरकंटक से ही जो हो गया नर्मदा, सोन और महानदी निकलती हैं। तो नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी निकलती है। इनका ये उद्गम स्थल है। और ये जो तीनों हैं ये महाराष्ट्र में है, परंतु ये जो है छत्तीसगढ़ में, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिर रही है। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत में जो
अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो ताप्ती और नर्मदा दोनों है, लेकिन बड़ी नदी पूछ रहा तो इसमें है नर्मदा, इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। कावेरी देखिए कावेरी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी जो है, देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है ये होता है एमपी के ही बैतूल जिले से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा का देखिए जो उद्गम होता है, हमने ऊपर ही देखा, ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गिरती कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित में से किस तरीके से होता है। तो जो ढलानों पे जो मिट्टी का कटाव होता है उसका जो परिणाम होता है, मतलब कौन सी संरचना पहले बनती है, तो इसमें जो सबसे पहले बनता है वो बनता है नालिका, फिर बनता है और नालिका, फिर सबसे चौड़ा घाटी बनता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देखिए जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट होती है इसको जारी करता है यूएनईपी, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। यूएनईपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये यूएन एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप जो वैश्विक पर्यावरण की स्थिति है और उसके जो प्रभाव है उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और अभी तक जो है इसकी टोटल 6 रिपोर्ट जारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जनजाति दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है। देखिए जो ओंगे जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। हलाम जो जनजाति है त्रिपुरा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेप्चा जो है ये सिक्किम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। गद्दी जो है देखिए गुजरात में नहीं है, गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है जनजाति, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। देखिए दैनिक तापांतर का मतलब कहाँ, जहाँ पे दिन का तापमान बहुत उच्च हो जाए और रात का जो तापमान है वो बहुत निम्न हो जाए। तो फिर अगर इसका अंतर देखेंगे तो ये अंतर जो है इसका ये मैक्सिमम आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसी को दैनिक तापांतर कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। देखिए जो राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया है वो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात को उतनी जल्दी ही वो ठंडा हो जाता है, वहाँ पे तापमान नीचे गिर जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। देखिए सूरमा घाटी और मेघना घाटी ये दोनों ही घाटियां जो स्थित हैं वो मेघालय के पठार में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मेघालय के पठार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। तो देखिए ये पूछ रहा है कि विभाजन कब हुआ था। देखिए जो स्थल वाला भाग होता है इसको तो पेंजिया कहा जाता है और जो जल वाला भाग होता था इसको पैंथलासा कहा जाता था। तो इसमें होता क्या था कि ये पैंथलासा के ऊपर पेंजिया तैर रहा था, परंतु एक महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी आती है जिसमें कहा जाता है कि इसमें बीच में दरार पड़ता है, टूटते हैं और जो उत्तरी वाला भाग होता है उसको अंगारा लैंड कहा जाता है, जो नीचे का भाग होता है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है और आज भी इनका जो है वो खिंचाव हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो इससे जो महाद्वीप बने हैं वो इस सिद्धांत के अनुसार उनको प्रूफ किया जाता है। पहली चीज तो ये सिद्धांत दिया किसने था ये भी जान लीजिए। तो इसका जो सिद्धांत दिया था ये 1912 में दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था 1912 में और ये जो घटना मानी जाती है ये कार्बोनिफेरस काल की मानी जाती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और इसकी बात करता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है और उसमें होता क्या है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, परंतु निर्वाचित सदस्य होती हैं, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और जो राज्यों की जो विधानसभा है, तो जो राज्यों की जो विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और एक 70वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जो
राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और पौंडीचेरी, इन दोनों के पास जो विधानसभा था, तो इस वजह से इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। तो यही लोग जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, कोई मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। और ऑप्शन में कह रहा है कि संसद के मनोनीत सदस्य, बिल्कुल गलत। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, बिल्कुल गलत। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये तो बिल्कुल भाग ही नहीं लेते हैं। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो डी, उपरोक्त सभी है, अर्थात ये कोई भी लोग जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा को एक विशेष पावर है कि उसके पास जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में ही। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन के लिए जाता है। 14 दिन में अगर वो कोई अनुशंसा करती है, कोई अगर वो चाहती है कोई परिवर्तन हो, तो वो अपना रिकमेंड कर देगी, परंतु ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको माने ही। और अगर 14 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देती है राज्यसभा, तो इसे जो है पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार जो धन विधेयक होता है, इसमें राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, इसमें ज्यादा अधिकार जो है वो लोकसभा को ही है। तो ये कौन से अधिकार, कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 109। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए, जो अनुच्छेद 110 है, ये धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो धन विधेयक है ना, इसकी परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद 108 है, तो ये ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, तो संयुक्त बैठक। और बुलाता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बुलाता तो है राष्ट्रपति। ये भी पूछता है कई बार क्वेश्चन में, बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। स्पीकर जो लोकसभा का होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। और अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? तो विधेयक पर जो सहमति है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे राज्य है और वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है। तो देखिए, तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं, इसको 4 से मैच कर देंगे। राजस्थान में जो सीटें हैं वो टोटल 25 सीटें हैं। और गुजरात में है 26 सीट। और महाराष्ट्र में जो है वो 48 सीट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए का 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। पेसा एक्ट, पेसा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? देखिए, पेसा का फुल फॉर्म होता है द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो शेड्यूल एरिया होती है वहां पे पंचायती राज लाने के लिए जो है पेसा एक्ट को पास किया गया था। और ये अधिनियम जो है ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था 1996 में। तो भूरिया समिति, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और जो सांसद थे दलीप भूरिया सिंह, उनकी अध्यक्षता में 1994 समिति का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना कि वहां पे पंचायती राज का जो प्रावधान है इन क्षेत्रों पर किस प्रकार जो है लागू किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों में से कौन से शून्यकाल के संबंध में सत्य हैं? तो पहला है कि शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि शून्यकाल में होता क्या है कि ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का घंटा होता है और इसमें जो भी मुद्दा सार्वजनिक हित से संबंधित होता है तो इसको तत्काल उठाने की जरूरत होती है। ऐसे मुद्दे को शून्यकाल में उठाया जाता है। तो ये मुद्दा जो है पहले से कोई यहाँ पे निर्धारित विषय नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। देखिए, ये भी बिल्कुल सही, जो संसदीय प्रक्रिया थी उसमें शून्यकाल का उल्लेख नहीं था। शून्यकाल का जो है ये भारतीय संसद में ये भारत की देन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये भारत की देन है। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाला जो घंटा होता है वही शून्यकाल होता है। थर्ड है, कह रहा है कि पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई मामला इसमें उठाया जा सकता है। देखिए, गलत है, अभी हमने क्या कहा कि पूर्व सूचना दिए बिना ही इसमें अगर कोई मुद्दा सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक हित से संबंधित है, तो उसको उठाया जाता है। इस वजह से थर्ड वाला तो गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही होंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद है, यहाँ पे प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 137 जो है ये पूर्वाविलोकन का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 136 जो है ये विशेष इजाजत की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 131 जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात नहीं करता है। पेंशन और वेतन भत्ते की जो बात करता है वो अनुच्छेद 125 बात करता है। अनुच्छेद 131 जो है ये उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित है। तो जो हाई कोर्ट का जो प्राथमिक अधिकारिता है इससे संबंधित है अनुच्छेद
131। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन के लिए माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध कहाँ पे दिया गया है जो पाकिस्तान से आएंगे। पहली चीज देखिए, नागरिकता की बात जो हमारे संविधान में किया गया है वो भाग 2 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है वो नागरिकता के प्रावधान है, और इसमें जो अनुच्छेद 6 है ये पाकिस्तान से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। देखिए, अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या होगी टोटल 50 होनी चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये बीटा कोशिका से होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ग्लूकॉन जो है इसका स्राव अल्फा कोशिका से होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और प्रोजेस्टेरॉन, देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका जो स्राव होता है ये ग्रेफियन फॉलिकल से नहीं होता है, बल्कि इसका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसका जो स्राव होता है वो कार्पस लुटियस कोशिका से होता है। कार्पस ल्यूटियम जो कोशिका होती है वहां से इसका स्राव होता है। और जो ग्रेफियन फॉलिकल से जो इसका स्राव होता है वो एस्ट्रोजन का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसका स्राव जो होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। तो सही जवाब तो इसका सी हो जाएगा। सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। डी भी देख लेते हैं। सोमेटोस्टेटिन का स्राव जो है वो गामा कोशिका से होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल की तरफ, वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ता जाता है। वायुमंडलीय दाब ऐसे जो 110 मीटर ऊंचाई पे जाने पर जो है 1 सेंटीमीटर जो दाब होता है वो कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर खाना देर से पकना ये भी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की जो स्याही है वो गिरने लगती है, ये भी वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है, ये बिल्कुल सही है। और अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आता है, ये भी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। और डी कह रहा है कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, देखिए ये जो है ये वायुमंडलीय दाब का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर जाता है या फिर पौधे जो है अपने जड़ों से जो पानी ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये सभी केशिकत्व का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है वो केशिकत्व का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, बिल्कुल सही है, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी जो होता है इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका कैल्सीफेरॉल नाम है और इसको जो है हार्मोन भी माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से एक रुधिर के संबंध में सत्य है। तो रुधिर जो ब्लड होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, बिल्कुल सही है। और ये क्षारीय विलयन है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतः कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए जो कुछ कवक होते हैं उन कवकों का नाम भी है, जैसे एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इनके द्वारा जो एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जो शरीर का जो हमारा लीवर होता है उसको इफेक्ट करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कुपोषण स्थिति का संबंध है। देखिए जो कुपोषण की स्थिति है इसका जो संबंध है ये अल्प पोषण से भी है, असंतुलित पोषण से भी है और अति पोषण से भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी से ही संबंधित है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है इसका कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है।
देखिए बिल्कुल सही है। जो आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया जाता है वो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड ग्रंथि उसकी जो ग्रंथि होती है वो थायराइड बढ़ जाता है। तो ये कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? तो विषाणु जो वायरस होते हैं, तो वायरस पहली चीज तो यही जान लीजिए, देखिए जो वायरस होते हैं ये अतिसूक्ष्म अकोशिकीय और विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जो किसी भी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है, तो इसमें सजीव का भी गुण होता है, निर्जीव का भी गुण होता है। सजीवों का कौन कौन सा गुण होता है इनके अंदर? तो देखिए इसमें जो आरएनए होता है, आरएनए और डीएनए, आरएनए डीएनए की जो उपस्थिति होती है, इसके अलावा जो गुणन, ये तीनों ही चीज जो है वो सजीवों का गुण है, तो ये तो सजीव का गुण हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सजीवों का लक्षण नहीं है, तो डी वाला जीव द्रव्य का जो अभाव होता है ये सजीवों का लक्षण नहीं है बल्कि ये निर्जीवों का लक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रकाश की किरण है उसको अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करना होगा। तो अधिक, देखिए यहाँ पे जो अधिक अपवर्तनांक है इससे जो है वो कम की तरफ जाएगी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। कांच, कांच का जो अपवर्तनांक है वो जल की तुलना में अधिक है, इसलिए अधिक से जल की तरफ जाने पे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो कौन सा एक जो है वो एंटीबायोटिक है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राज्य सरकार का कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखिए भू राजस्व डायरेक्ट है, व्यवसाय कर भी डायरेक्ट है, व्यापार कर या बिक्री कर ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और डी जो है वो गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, तो जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए हैं। देखिए जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो वो थे केसी नियोगी। 12वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो सी रंगराजन है। 13वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो विजय केलकर थे, और जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो वाईवी रेड्डी। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा 3 1 2 4, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। तो अभिकथन है कि सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेबी का कार्य है वो इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है उस पर रोक लगाना है, क्योंकि जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वो शेयर बाजार से संबंधित है और यह एक अवैध कार्य है। इसमें होता क्या है कि किसी कंपनी के जो कर्मचारी हैं या कोई संबंधित व्यक्ति है उसके द्वारा जो आंतरिक सूचनाएं होती हैं उनका उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है, इसलिए इस पे जो है रोक लगाने का काम सेबी करता है। तो पहला तो सही है। सेकंड है इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है, बिल्कुल यह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला है कि 1992 से 93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता है वो सबसे पहले 1992-93 में चालू खाते पर ही लागू किया गया था। सेकंड है कह रहा है कि हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। देखिए जो हवाला बाजार है ना, ये वैधानिक बाजार तो पहली चीज नहीं है, ये विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का ये काला बाजार है, ना कि ये वैधानिक बाजार है। तो सेकंड तो गलत हो गया, वन सही है। तो इस क्वेश्चन में असत्य ही पूछ रहा है, तो 2 वाला सत्य होगा, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे योजना दिया है, उनका प्रारंभ वर्ष दिया है। तो देखिए जो मेक इन इंडिया योजना है, मेक इन इंडिया कब चालू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो प्रारंभ किया गया था ये 9 मई 2015 को, और स्टैंड अप इंडिया इसको प्रारंभ किया गया था 6 जनवरी 2016 को, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो प्रारंभ किया गया था 20 नवंबर 2016 को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सही मैच इसका 1 2 3 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। देखिए जो डीमैट अकाउंट खोला जाता है ये शेयर बाजार का कारोबार करने के लिए जरूरी होता है। अगर आपको कारोबार करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। और ये खाता जो है वो मान्यता प्राप्त जो ब्रोकरेज होते हैं, फर्म होते हैं, बैंक होते हैं, उनके द्वारा इसको खुलवाया जाता है। और इसमें जो है जो ये डीमैट अकाउंट होता है ना, इसमें आपको एनुअल फी भी लगती है। अगर आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो इसमें एनुअल फी भी देनी पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए यही है, डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है। सही जवाब, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। बोल्ट पीपीटी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है। देखिए जो पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर काम करना है तो इसमें जो है सरकारी जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसको करेंगी, उसको स्टार्ट करेंगी, रन करेंगी, फिर बाद में वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती हैं। तो उसको पीपी मॉडल के तहत कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। तो इसमें जो बोल्ट होता है, तो बोल्ट का फुल फॉर्म है बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर। बिल्ड ओन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर। तो ओ का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका ओन होगा, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और भी टर्म आता है बॉट इस मॉडल में, तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर। बनाओ, ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो है बिपिन चंद्र। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो ये जो कोष बनाया गया था, ये बनाया गया था जुलाई 2015 में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, जुलाई 2015 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? अगर पूर्ण रोजगार है फिर भी बेरोजगारी विद्यमान रहेगी तो बेरोजगारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, घर्षण जनित बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है। देखिए जो श्री अन्न है, ये मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है, श्री मोटे अनाज को बढ़ावा देना। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसके अंतर्गत बाजरा आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, रागी आता है। सही आता तो डी, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? तो देखिए जो मूंगफली उत्पादन में है वो शीर्ष पे है गुजरात। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गुजरात जो है वो सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड में जो है देखिए वो है राजस्थान जो है वो सेकंड में है, और थर्ड में जो है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, बीमा विनियायक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? देखिए जो बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसका गठन जो है वो 19 अप्रैल 2000 को किया गया था, और ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन करना, संवर्धन करना तथा जो संबंधित व आकस्मिक मामले हैं उन पर कार्य करना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? ये बताना है। यहाँ पे मानक है, उनकी विशेषता है। देखिए जो ISO 9000 है ये संबंधित है गुणवत्ता प्रबंधन से, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है, तो ये गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। और ISO 14000 जो है ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है, और ISO जो है 50001 जो है ये संबंधित है ऊर्जा प्रबंधन से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तो सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। और नेक्स्ट जो बचा उसको भी देख लेते हैं, ये ISO 31000 जो है, ISO 31000 जो है वो जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? जो कृषि निर्यात है उत्तर प्रदेश में, उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। तो उसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना है? देखिए जो पंचवर्षीय योजना है उसमें से कुछ योजनाएं थी जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो लक्ष्य से भी ज्यादा उन्होंने अपना वृद्धि दर हासिल किया था। तो ऐसी कौन कौन सी योजना थी? तो पहली थी, ध्यान रखिएगा, पहली थी, उसके बाद से 5वीं थी, फिर 6वीं थी, फिर 7वीं थी, फिर 8वीं थी। तो टोटल जो 5 योजनाएं थी, तो ऑप्शन में इसमें से सिर्फ 7वीं दिया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 7वीं जो योजना थी इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5% रखा गया था, परंतु प्राप्त जो हुआ था वो 6% हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? तो कहाँ पे सबसे न्यूनतम वनावरण है? तो वो है हरियाणा में। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में सबसे कम है। इसके बाद से फिर पंजाब में है और उसके बाद फिर गोवा में है, और जो सबसे नंबर 1 पे है, सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है मैक्सिमम, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? देखिए जो महारत्न कंपनियों का दर्जा देने का जो निर्णय लिया गया था वो 2010 में लिया गया था। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 2010 में लिया गया था। और वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां? तो टोटल 12 हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? तो कौन सी सब्सिडी है जो व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करती है? तो वो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा ए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, बेवरेज वक्र का संबंध किससे है? तो देखिए जो बेवरेज वक्र का संबंध है ये इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेख संबंधी इसको प्रदर्शित किया जाता है, और इन दोनों के मध्य जो विलोम संबंध पाया जाता है। तो दोनों ही सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है? देखिए जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसको अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, और ये प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई थी? तो जो भारत समावेशी नवाचार कोष है इसकी स्थापना जो है वो भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, और ये 2014 में किया गया था। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, और उस समय जो इसकी आरंभिक पूंजी थी वो 500 करोड़ रुपए से इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI में 3 मानक का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 मानक होते हैं। एक तो होता है जीवन प्रत्याशा, एक तो इसमें जीवन प्रत्याशा होता है, दूसरे होता है इसमें शिक्षा का स्तर, एजुकेशन वाला शिक्षा का स्तर होता है, और थर्ड होता है इसमें जो प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो इन तीनों का एक समग्र सूचकांक होता है, और ये राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम होता है UNDP इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसको जारी कौन करता है? तो UNDP इसको जारी करता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं होता, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ट्रिम्स का विस्तारित रूप है। देखिए जो ट्रिम्स है इसका फुल फॉर्म है तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा 95 का वो हो जाएगा सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका जो संबंध होता है ये WTO से होता है इसका संबंध, और ये केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर ही लागू होता है। इसमें ऐसे उपायों को समाप्त करने की व्यवस्था होती है जो स्वतंत्र व्यापार होता है उसमें जो बाधा पहुंचाते हैं उनको खत्म करने की बात इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इसमें लुप्त संख्या बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा 135। इसमें जो लग रहा है ट्रिक देख लेते हैं। तो 60 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, 90 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा। इसे यहाँ पे क्या संख्या होगी जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 405 हो जाए, तो वो संख्या है 135। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं और बाद में 3 नहीं है? तो ऐसे जो टोटल है वो टोटल 4 है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, देख लेते हैं।
तो कितने ऐसे 4 हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 4 तो यहाँ पे है, जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा 1 4 देखते हैं, यहाँ पे इसके पहले भी 7 है मगर बाद में 3 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 4 है, इसके ये तो नहीं होगा, और इसके बाद से 4 कहाँ पे है, तो 1 4 देखिए यहाँ पे भी है, छूट गया था। इसके पहले भी 7 है, बाद में 3 नहीं है, और फिर लास्ट में एक यहाँ पे 4 है, इसके पहले जो है 7 है परंतु बाद में 3 नहीं है, तो टोटल 4 है ऐसे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। विषम युग्म को चुनना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा गेंद और बल्ला। देखिए बोतल में क्या रखी जाती है, मदिरा। कप में चाय रखी जाती है, घड़ा में पानी रखा जाता है, परंतु गेंद बल्ला में नहीं रखा जाता, गेंद बल्ला से खेला जाता है, इसलिए विषम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 144 है, उसमें से एक संख्या 36 और दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका तो आपको पता ही होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे रख देंगे, पहली संख्या कह रहा है 36 इंटू एक्स कर देंगे बराबर दूसरी संख्या 12 इंटू 144 कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 48 आएगा, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन किसमें वही संबंध है जो सीजे और क्यूजे के बीच में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखित कूट संकेतकों में सही विकल्प का चयन करना है और श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा 101 का वो हो जाएगा बी। MST MTW, तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनका नाम क्या पहला लेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। देखिए उन दोनों में जो है पति पत्नी का संबंध है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उसके पुत्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 ईयर है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन होगा, जैसे मान लेते हैं जो पुत्र की उम्र है वो है x, तो जो पिता की उम्र होगी तो वो हो जाएगी 9x, और माता की उम्र जो हो जाएगी वो 8 गुनी है, तो 8x हो जाएगी। और माता और पिता के जो उम्र का योग है वो 51 वर्ष है, तो यहाँ पे 9x प्लस 8x कर देंगे तो ये 51 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि फिर बेटे की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 वर्ष। सही जवाब इसका हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि देखिए 9x 8x बराबर 51 हो गया, तो यहाँ पे होगा टोटल 70x बराबर 51 और x बराबर जो हो गया वो 3 आ जाएगा, और हमने ये 3 जो है वो पुत्र की उम्र है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या बतानी है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या जो होगी वो 15 होगी, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 + 17 + 9 करेंगे तो टोटल आएगा 31। ऐसे 3 + 21 + 7 करेंगे तो ये भी आएगा 31। 7 + 16 + 8 करेंगे तो ये भी आएगा 31। और यहाँ पे जो है क्या रखेंगे, 31 आ जाए तो यहाँ पे हमें 15 रखेंगे तो आ जाएगा 31। नेक्स्ट हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो सही जवाब आएगा वो अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा तो पहुंच जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वथा भिन्न को चुनिए, कौन सा जो है वो भिन्न है। अंगूठी है, टायर है, चूड़ी है, प्लेट है। देखिए अंगूठी भी एक छल्ला है, टायर भी छल्ला नुमा है, चूड़ी भी छल्ला नुमा है, परंतु प्लेट जो है छल्ला नुमा नहीं, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय जो है बदलने में घड़ी की सुई जो है कितने अंश घूमेगी। तो यहाँ पे टोटल जो घड़ी की सुई घूमेगी वो 84 डिग्री घूमेगी, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। ए पे x बराबर बी, बी पे y बराबर ए, तो x और y को की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 108 नंबर का, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित परितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक होती। कौन सा ऐसा परितंत्र जिसकी सर्वाधिक उत्पादकता होती है। देखिए सबसे अधिक तो होती है वो मैंग्रोव की होती है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। मैंग्रोव के बाद फिर घास इसकी फर्स्ट पे होगी, फिर घास स्थल होगी सेकंड पे, फिर झील होगी, फिर आएगा महासागर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1988 में किया गया था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य था वो 15 वर्ष से लेकर के जो 35 वर्ष तक के जो एक तरीके से कहा जाए जो लोग साक्षर नहीं थे उनको साक्षर करने के लिए था ये।
कि उनको जो साक्षर करके उनका साक्षरता दर जो है वो 75% बढ़ाया जाए, 75% जो साक्षरता का लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए, इसलिए जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। परंतु होता क्या है, 2009 में इसको जो है बदल करके अब साक्षर भारत अभियान नाम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है, और सेकंड है कि प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में हुआ। तो देखिए असत्य कथन पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है वो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से ही होती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और 80%, देखिए 80% जो सिंचाई होती है ना वो लगभग नलकूप के माध्यम से ही किया जाता है। और जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था नलकूप का वो 1930 के दशक में ही किया गया था, परंतु ये सहारनपुर में नहीं किया गया था, ये मेरठ में किया गया था। इस वजह से ये तो गलत हो गया, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सहारनपुर गलत है, बल्कि मेरठ में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है। देखिए जो मार्कोसुर है ये किससे संबंधित है, तो मार्कोसुर की जो स्थापना हुई थी ये 1991 में किया गया था। ये जो असुनसियन की संधि है इसके तहत ये स्थापना होता है, और ये दक्षिण अमेरिकी जो देश है उनका एक संगठन है, तो सही जवाब तो इसका डी हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक संगठन है। इसकी शुरुआत 4 देशों ने मिलकर के किया था, अर्जेंटीना थे, ब्राजील था, पराग्वे था, उरुग्वे था, इन लोगों ने मिलकर किया था। और ये एक सीमा शुल्क संघ तथा व्यापार मुक्त क्षेत्र की तरह कार्य करता है, जैसे यूरोपीय यूनियन की तरह है। इनका मेन काम है यूरोपीय यूनियन की तरह एक अपना यूनियन बनाना, जैसे यूरोपीय यूनियन का था ना कॉमन मार्केट होने की आकांक्षा रखना, वैसे इनका भी वही लक्ष्य था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए जो गोमती नदी है ये गंगा से मिलती है गाजीपुर में, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी निकलती कहाँ से है, तो ये पीलीभीत का जो फुल्लड़ झील है वहां से ये निकलती है। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए जो नॉन फायर प्लास्टिक क्ले है ये उत्तर प्रदेश के मकरी एवं खोज क्षेत्र मिर्जापुर से पाया जाता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो सोनराई क्षेत्र है ललितपुर का, यहाँ से पाया जाता है तांबा, यहाँ से तांबा पाया जाता है। और भीखमपुर क्षेत्र जो ललितपुर का है यहाँ से मिलता है सोना, और कजराहट क्षेत्र जो सोनभद्र का है यहाँ से मिलता है डोलोमाइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश जो एलिफेंट रिजर्व की स्थापना किया गया था वो सितंबर 2009 में किया गया था, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में हाथी पाई जाती हैं वो तराई और शिवालिक का जो गिरिपाद वाला एरिया होता है वहीं पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। तो जो यूपी की जो कार्यशील जनसंख्या है जो कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं वो टोटल 59.3% लोग हैं, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जो ये अध्यक्ष बनाया गया, जो ये बोर्ड बनाया गया था औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत, निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, इसका सही जवाब भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान कराते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवस्थित है। तो ये बनारस में अवस्थित है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1994 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है वो दादर नागर हवेली की रही है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसकी टोटल 55.9% रही है। इसके बाद मेघालय की रही है 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की रही है 26%, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की रही है 20.2%। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो है 20.2% दशकीय वृद्धि दर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति जो सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। देखिए सहारिया जो जनजाति है सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये ललितपुर में पाई जाती है। तो ये जनजाति जो है सोनभद्र में ना पाके ललितपुर में है, तो इससे सही जवाब इसका बी हो जाएगा। पहाड़िया हो गया, बैगा हो गया, खरवार हो गया, ये सभी जो है सोनभद्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, अप्रैल 2023 में किस देश
द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा किया गया था। देखिए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात किया था, ये भारत के जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसमें टोटल 60 टाइप्स की जो बिल्लियां थी उनको शामिल किया गया है। बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, इसे 7 बिल्लियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? देखिए जो नाटो का 31वां सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। फिनलैंड 31वां जो इसका सदस्य बना है, टोटल 31वें नंबर का सदस्य बन गया है। और नाटो क्या है? तो ये एक सैन्य गठबंधन है। और इसकी स्थापना कब हुआ था नाटो का? तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है। वह किस देश की निवासी हैं? तो जो मिशन आर्टेमिस 2 है ये नासा का मिशन है। इसको 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा लॉन्च करने की योजना है। और इसके तहत जो पहली महिला जो चंद्रमा पे जाएंगी उनका वो जो है वो यूएसए की है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। क्रिस्टीना कोच कहाँ की? तो वो यूएसए की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबुथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? देखिए किबिथु गांव कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो सब सही जवाब इसका सी हो जाएगा। यहीं से जो है जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? जो सीमावर्ती देश हैं उनकी सीमा से लगे हुए जो भी गांव हैं उनको डेवलप करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है भारत का मुंबई शहर को शामिल किया गया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस राज्य ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो पीएम मित्र पार्क की स्थापना किया जा रहा है इस पर साइन किया है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल था, तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था वॉशिंगटन यूएसए में। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? देखिए जो टाइम्स 100 रीडर पोल है इसमें जो है शाहरुख खान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी अध्यक्षता जो 2023 में सौंपा गया है वो रूस को सौंपा गया है, जिससे यूक्रेन बहुत नाराज भी था। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। रूस जो है वो यूएनएससी का जो है एक अस्थायी सदस्य है। और इसकी जो स्थापना हुआ था यूएनएससी की, इसकी स्थापना हुआ था 1945 के जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है? तो जो पहली महिला अंपायर हैं जिन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य जो T20 खेला गया उसमें उन्होंने अंपायरिंग भी किया है, उनका नाम है किम कॉटन। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, किम कॉटन है। और ये जो किम कॉटन है ये न्यूजीलैंड की निवासी हैं। तो ये जो है ये न्यूजीलैंड की निवासी है किम कॉटन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? देखिए जो कोप सैन्य अभ्यास है, कोप इंडिया 2023, ये जो सैन्य अभ्यास है, वायु सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया है वो वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जो टीवी सोमनाथन समिति है इसका जो उद्देश्य है ये नेशनल पेंशन प्रणाली
जो एनपीएस है, एनपीएस की समीक्षा करना है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? तो कौन सा देश है मध्य अमेरिका का जिसने जो करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसी की जो फर्म है उनको लाइसेंस देने की बात किया है? तो किया है अल सल्वाडोर ने। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अल सल्वाडोर ने जो है लाइसेंस देने की बात किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल प्रारंभ किया? देखिए, जो गोल्डन लाइसेंस पहल प्रारंभ किया है वो बहरीन ने प्रारंभ किया है। बहरीन जो है इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ जो स्थानीय और विदेशी व्यापार होते हैं उनको सुव्यवस्थित सेवाएं और उसका लाभ प्रदान करने के लिए इसको पहल को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया? देखिए, भारत सरकार ने जो ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया है ये सूडान में जो हुआ है उसकी वजह से किया है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। सूडान में जो अभी हिंसा हुई है उससे जो है भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया है? तो अभी अप्रैल 2023 में जो रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली, भारत में किया गया। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा ज्यूस मिशन प्रारंभ किया गया? देखिए, जो ज्यूस मिशन प्रारंभ किया है ये बृहस्पति के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? देखिए, जो कम्बम पनीर थ्राचाई जो अंगूर है जिसको जीआई टैग दिया गया है ये है तमिलनाडु का। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ये तमिलनाडु का है और ये कम्बम घाटी में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित श्रीनेक्स 2023 ये कैसी एक्सरसाइज है? तो जो श्रीनेक्स 2023 जो एक्सरसाइज किया है ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है और ये है नौसैन्य अभ्यास। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ये नौसैन्य अभ्यास है। इसी के साथ जो है हमारे ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।